बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ मैं हूं महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, गुज़िश्ता एक साल में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 28% कमी, महंगाई 3 गुना जो है उसमें इजाफा हुआ है। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे और तमाम तर सब्सिडीज़ भी ख़त्म करने के बाद और IMF की तकरीबन तमाम शराइत मानने के बाद अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय का जो मुआहिदा है वो तय पाया गया। 9 माह के लिए 3 अरब डॉलर पर दस्तखत किए गए। 12 जुलाई के बाद जो है वो किस्तें भी मिलना शुरू हो जाएंगी। मौजूदा हुकूमत ने आवाम को मुबारकबादी भी दे चुके हैं नाजरीन। और चीन से 5 अरब डॉलर, सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर मिलने की उम्मीद है। वजीर खजाना इसहाक डार साहब कहते हैं कि इसी माह में 5.6 अरब डॉलर भी मिल जाएंगे। कर्ज मिलने पर PDM की खुशी की कोई इंतहा नहीं है। यूं लगता है कि बस अब मईशत भी संभल जाएगी, मुल्क डिफॉल्ट करने से भी बच जाएगा। और महंगाई की बात की जाए नाजरीन, तो महंगाई बस आवाम इस हवाले से मुतमईन और पुरसुकून हो जाएं। देखा ये भी गया नाजरीन कि ये जो IMF से डील हुआ है इसके बाद जो कुछ रैपिडली चेंजेस आए हैं, इस हवाले से अगर जिक्र करें तो स्टॉक मार्केट में तेजी के साथ जो है वो तब्दीली नजर आई है और महंगाई की शरह में भी कमी नजर आई है। डॉलर की कीमत भी जो है वो उसमें भी कमी नजर आई है। सरमाएकारी के लिए बैरून मुमालिक के एतमाद में वो भी इजाफा हुआ है। तो अब सवाल ये है नाजरीन के कर्ज मिलना या कर्ज मिलने के बाद ये जो एक बिहेवियर हुकूमत की जानिब से या फिर PDM की जानिब से शो हुआ, कर्ज मिलना लम्हा फ़खरिया है या फिर लम्हा फिक्रिया। बात की जाए कि IMF डील जो है वो उससे रातों रात महंगाई ख़त्म हो जाएगी, ये एक सवाल है नाजरीन। बगैर प्लानिंग, बगैर सरमाएकारी, बगैर रिफॉर्म्स के क्या IMF से छुटकारा हासिल किया जा सकेगा? क्योंकि वजीर आजम साहब कहते हैं कि बस अब दुआ करें कि IMF के दहलीज पे दोबारा ना जाना पड़े। नाजरीन, मईशत की अगर हम बात करें तो महंगाई मुल्क में 30% के करीब है, बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। एक साल के दौरान महंगाई में 2.5 गुना इजाफा हुआ है और आवाम पर इस वक्त बिजली का बॉम्ब भी गिरने को तैयार है। बिजली की कीमत में 3 से 4 रुपए जो है वो इजाफा होगा। इसहाक डार साहब का कहना है कि हमें कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। कौन सा मुल्क है जो सिर्फ बिजली की मद में 1300 अरब की सब्सिडी देता है? पेट्रोलियम लेवी की मद में माहाना 2.5 रुपए बढ़ेंगे। नाजरीन, चूंकि एक तरफ तो IMF डील होने के बाद खुशियां हैं, एक सुकून है, एक इत्मीनान जो है वो आवाम को भी दिया जा रहा है कि बस अब मामलात संभल जाएंगे, अब मईशत संभल जाएगी, अब हुकूमत भी संभल जाएगी। इलेक्शन होने हैं और उसके बाद पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा अगर तो एक अच्छी जमात आती है और आवाम को अच्छे अंदाज में डिलीवर कर पाती है। बट ऑन दी अदर हैंड, अब जब हम सवाल करें कि भाई मईशत कैसे संभलेगी 9 माह के टाइम पीरियड के लिए, जो 3 अरब क्या मुकम्मल होंगे? क्या ये एक जो दायरा कार है रिक्वायरमेंट की उसको पूरा करता है या नहीं? इस हवाले से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि क्या IMF मुआहिदा मईशत को संभालने का आखिरी जरिया है? महंगाई के तूफान से आवाम को कब छुटकारा हासिल होगा? या अगर इलेक्शन नज़दीक हैं तो क्या इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हैं? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ताज हैदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और सेनेटर डॉक्टर मोहम्मद हुमायूं साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद हुमायूं साहब, मुझे पहले तो प्रोग्राम में खुशामदीद आपको। साथ ही मुझे ये फरमाइएगा कि क्या मुल्क जो है वो उस पर जो डिफॉल्ट का एक खतरा था वो टल चुका है IMF डील के बाद? मैं प्रोफेशनली एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक समझ है जो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। इस तरह ये है कि ये जो IMF की डील में, अच्छा IMF ये याद रखे कि जब तक आप IMF में कोई भी मुल्क में जिनकी आपकी हिस्ट्री देख ले जो IMF के पास गया है उसने कभी तरक्की नहीं की है। तरक्की करने के लिए हम लोगों को, पाकिस्तान में हम लोगों को IMF से निकलना पड़ेगा। IMF जो आपको पैसे देता है वो बेसिकली जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका नहीं होता, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो मेनली आपको मेन बड़ी जगहों पे चला जाएगा, लेकिन उसका
ट्रिकल डाउन इफेक्ट आज तक वो आईएमएफ की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि वो गरीबों तक जाए, ठीक है। इसमें आप लोन की मतलब आप ये देख लें कि इसमें मेनली जो आप चीज ले रहे हैं वो कर्जा वापस करने के लिए ले रहे हैं, हमें अपने आप को सेल्फ सस्टेन करना है। अब सवाल ये हो जाता है कि ये हुकूमत जो पीडीएम पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की जो हुकूमत थी, ये आई क्यों? ये आई इसलिए थी कि तकरीबन पिछले साल मार्च अप्रैल में जनवरी फरवरी मार्च में इन लोगों ने कहा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो फाइनेंशियली गलत तरफ जा रही है। अब मान लेते इनकी बात मान लेते, और इन लोगों ने आके ठीक करना था, जिसके लिए इन लोगों ने एक शख्स को इंपोर्ट किया जो कि 4 साल से घोड़ा हुआ था, उसको इंपोर्ट किया ताकि वो फाइनेंशियली इनको ठीक कर लेगा। फेयर एनफ। वो बेसिकली अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दुनिया की देखें तो वो इसहाक डार के ऊपर कभी वो नहीं करते, क्योंकि वो सारे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो समझते हैं कि ये फिगर्स को फज करता है और इसको लोग डिजास्टर कहते हैं, डार उसका मुखफ़फ़ है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जब ये आए हैं तो उसके बाद क्या हुआ है। तो पिछले एक साल में मैं आपको एक रफली बता देता हूं कि हमारी जीडीपी 5.8% नीचे गई है जहां थी। हमारा जो एग्रीकल्चर ग्रोथ था वो 2.7% नीचे गया है। हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ 9.7% नीचे गया है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 14% नीचे गया है। हमारे जो कंस्ट्रक्शन थी वो 7.4% नीचे गई है। हमारी जो सर्विस थी वो तकरीबन 5.2 या 5.3% नीचे गई है। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि हमें कि यार ये हुआ क्या था। देखिए, जब मैं एक बिजनेस करता हूं तो मैं उसके पैरामीटर्स चेक करता हूं, जैसे वो आप एक समझ रहे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होती हैं, आप उनको चेक करते हैं। तो मैं देखना चाहूंगा कि मैंने अपने लिए एक टारगेट सेट किया था कि भाई मैं इतने पैसे कमाऊंगा इस टाइम में या इतनी ग्रोथ करूंगा इस टाइम में। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2021 के एंड में एक टारगेट सेट किया था कि हम 2022 के एंड तक, मतलब जून तक, हम लोग टारगेट करेंगे कि हमारी जीडीपी ग्रोथ जो होगी वो 4.8% होनी चाहिए। हम लोगों ने क्या अचीव किया? हमने 6% अचीव किया। हम लोगों ने ये कोशिश की कि हम लोगों का तकरीबन जो एक्सपोर्ट्स होनी चाहिए वो 26 बिलियन होनी चाहिए, वो हमने 28 बिलियन कर लिया है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में 35% होना चाहिए ग्रोथ, हमने 4.4% ग्रोथ कर लिया है। हमारा इंडस्ट्री सेक्टर में 6.6% होना चाहिए, हमने 7.2 कर लिया। हमने हर एक चीज में, और खास तौर पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हमने 10.4% ग्रोथ की थी। तो जब आप अपने सारे जितने भी आप अपने लिए टारगेट सेट करते हैं, जब आप उससे ज्यादा हासिल कर लेते हैं तो आप क्या करते हैं? आप डिसीजन लेते हैं कि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे अवाम तक जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया? उन्होंने थोड़ी सी सब्सिडी दे दी। अब ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारे एग्रीमेंट से हटकर है, लेकिन देखिए आईएमएफ आपको ये बताता होता है कि आपने इतना 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 कमाना है। जब आप उससे ज्यादा कमाते हो तो आईएमएफ आपको ये नहीं कहता कि आपने उसको आगे नहीं ट्रांसफर करना, आप एज फार एज आप उनके टारगेट्स को अचीव करो। और आईएमएफ ने मार्च में कहा था कि पाकिस्तान की इस वक्त जो इकोनॉमी है, मार्च 2022 की मैं बात कर रहा हूं, इस वक्त जो इकोनॉमी है वो सस्टेनेबल है। आपको वर्ल्ड बैंक ने अप्रिशिएट किया था, आपको ब्लूमबर्ग ने अप्रिशिएट, आपको मोडीज ने किया था, आपने हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ग्रोथ थी उसको अप्रिशिएट किया था। उसके बावजूद ये लोग आए थे। अच्छा, ये लोग आए बेसिकली इसलिए थे, इनकी वजह ये नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुरा परफॉर्म कर रही थी। इनकी वजह आने की ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्यादा बेहतर, जो उसकी तवक्को थी उससे बेहतर परफॉर्म कर रही थी, और इनको अपनी मौत नजर आ रही थी, एक पॉलिटिकल मौत नजर आ रही थी 2022 के बाद। वो पॉलिटिकल मौत ये थी कि हमारा टारगेट इस साल जो इन लोगों ने जीडीपी 0.28 किया था, हम लोग 7 को क्रॉस कर जाते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। अगर आप उसको देखें जो हमारी जिस तरह से ग्रोथ हो रही थी पिछले 3 साल में ग्रेजुअली, तो वो वी शुड हैव गॉन बियॉन्ड 7.2.5। ठीक है, तो वो इनको पता था कि अगर एक दफा इन्होंने ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अचीव कर लिया तो इनको कभी कोई वोट ही नहीं देगा। तो इन लोगों ने वहां पे जाके एक साजिश की,
उसके बाद एक प्लॉटिंग की, उस प्लॉटिंग के बाद इन लोगों ने ये सारा ड्रामा किया और आज पाकिस्तान यहां पे खड़ा हुआ है कि जहां हम लोग लोगों को जाके कर रहे हैं। और देखिए इनकी सोच क्या है, बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर्स, इनकी सोच ही बेगर्स वाली है। चलें ठीक है हुमायूं साहब, मैं ताज साहब को जरा यहाँ पे टाइम दे दूं। ताज साहब प्रोग्राम में खुशामदीद आपको, साथ ही फरमाइएगा क्या $3 अरब जो है वो मुल्क को डिफॉल्ट से बचा पाएगा? मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्की मसाइल उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकते जब तक कि आप प्रोडक्शन को ना बढ़ाएं, और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे लाने पड़ेंगे। अफसोस ये है कि इस सिलसिले में कोई पेशरफ नहीं हो रही। सारी तवज्जो जो है वो IMF को खुश रखने पे डाली गई है, और IMF की खुशनुदी शायद इसलिए जरूरी है कि IMF खुश होता है तो भीख मिलने के बहुत से और मौके जिन्हें वो खुल जाते। तो लेकिन ये कि अब जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसे कहा कि माइनिंग का सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, ये है, मेरे ख्याल से उस पर भरपूर तवज्जो देने की जरूरत है। ये तवज्जो पहले भी दी जा सकती थी, 4-5 साल पहले हम ये तवज्जो दे सकते थे, और हमारे एग्रीकल्चर और हमारी माइनिंग और हमारी IT वगैरह ये डेवलप हो सकते थे। बुनियादी चीज ये है कि मईशत की जो लाइफ लाइन है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हमें नीचे लानी है। डॉक्टर साहब तशरीफ रखते हैं, सेनेट ने एक मुत्तफिका करारदाद मंजूर की थी कि हम इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर सोलर पार्क लगाएं ताकि हमारी इंडस्ट्रीज को ₹7-8 में बिजली मिलती रहे। वो जिस वक्त के हुकूमत के पास गई तो डिप्टी सेक्रेटरी ने मुझे जवाब दिया कि जी ये तो आप पॉलिसी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। बहरहाल हम अब सिंध के अंदर कम अज कम आइन के आर्टिकल 157 का सहारा लेके जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनके अंदर हम सोलर पार्क लगा रहे हैं और डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को हम जो है फरोख्त करेंगे। मेरे ख्याल से 8-9 महीने में ये चीज हो जाएगी। अगर लेकिन ताज साहब मुझे बताएं, आप लोगों के पास मजीद 8-9 माह हैं? आप लोगों के पास मजीद वक्त है? नहीं, मैंने आपकी आवाज क्लियर नहीं है दीदी। चलें ठीक है, तब तक हम हुमायूं साहब की जानिब बढ़ते हैं। हुमायूं साहब, ये क्या माजरा है जो कि समझ में नहीं आता, समझ से बालतर एक सियासी जुमला कहूँ, सियासी ज़बान इस्तेमाल होती है कि भाई गलती तो सारी की सारी पिछली जमात की थी, हम तो अभी आए हैं, काम करके दिखाएंगे और आगे हमें मौका दिया जाए। जब PTI की जमात आई उन्होंने भी जो है वो यही ज़ुबान इस्तेमाल किया, और अभी जब PDM आई तो PDM ने तो शुरू से ही यही रट लगा के रखा, और इवन अभी भी ताज साहब भी यही फरमा रहे हैं कि भाई पीछे अगर 4-5 साल अभी भी ये इल्जाम ना लगा। मैं कह रहा हूँ कि हल ये है। चलें ठीक है जी हुमायूं साहब, हल ये है कि हम सस्ती बिजली ठीक है। अच्छा देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप जनरली देखें ना पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, मैं 1947 से लेकर आता हूँ, ठीक है, और मईशत को देखता हूँ, तो अगर 5-5 साल की जो हुकूमतें आई है, कोई 8 साल के लिए आई है, कोई 6 साल के लिए आई है, हुकूमतें आई हैं, तो 3 एरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा 3 और ऐसे टाइम थे कि जिस दौरान में आपके मुसलसल कंटिन्यूसली 2 साल जो थे ना वो 6 के करीब या 6 से ऊपर थे, ठीक है, आपकी ग्रोथ थी। एक अयूब खान के जमाने में, एक मुशर्रफ के जमाने में, और एक ज़ियाउल हक के जमाने में। मुशर्रफ और ज़ियाउल हक के जमाने में डॉलर्स आए थे। अयूब खान के जमाने में हम सबको पता है कि वो चूंकि बिल्कुल स्टार्ट था तो उसमें जो हम लोगों ने 5 साल मंसूबे बनाए थे वो सारे उसमें सही चल रहे थे, और उन्होंने मतलब उसमें काफी ज्यादा आपके खर्चे कम थे और आपकी ग्रोथ हुई थी, तो इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट वाहिद गवर्नमेंट है जिसने 2 साल कंटिन्यूसली 6 को टच किया, या उसके बिल्कुल करीब रही है। तो अब उसके बाद ये था कि जब आपने जैसे बात हो रही थी
कि ताज साहब ने कहा था कि हमारी कॉस्ट ऑफ वर्किंग बहुत हाई है और उन्होंने बिजली का जिक्र किया था। देखिए, इस बिजली का जो सबसे बड़ा जो हमारा पावर सेक्टर जो सबसे बड़ा हमारा पैसा चूस रहा है वो इन्हीं की गवर्नमेंट और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट ने जो आईपीपीज के साथ जो मुआहदे किए थे उसमें जो हमें आज तक वो है जो लाइन, एक तो लाइन लॉसेस तो हमारी अपनी कोताहियां हैं। 18 अमेंडमेंट के बाद हमें इसको चेंज करना चाहिए। जो लाइन लॉसेस है वो आपके प्रोविंसेस में हो रही है और पैसे भर रही है फेडरल, तो उसको आपको हमें चाहिए कि प्रोविंसेस को चाहिए कि वो इसका जो सजा है उनको मिलनी चाहिए, दे शुड कंट्रीब्यूट। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये था कि ये जो हम जब सर्कुलर डेट है उसकी मेन वजह वो आईपीपीज हैं। उनको जब तक हमने रीस्ट्रक्चर नहीं करना, हमने अपने डेट का रीस्ट्रक्चर नहीं करना। अच्छा, फिर एक और प्रॉब्लम ये, हम लोगों ने पाकिस्तान में कभी लैंड रिफॉर्म जो आज तक इनकंक्लूसिव थे हमने उसको नहीं किया। लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी जमीनें पड़ी हैं और उनके ऊपर कोई वेल्थ टैक्स नहीं है, उनके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर एक और बात है, हम लोगों ने सब्सिडाइज किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि फर्टिलाइजर को सब्सिडाइज करना चाहिए, लेकिन फर्टिलाइजर के जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, दे आर मल्टी मिलियन है, हम उनको सब्सिडाइज कर रहे हैं रादर देन सर्टन अदर इश्यूज जो हम टारगेटेड सब्सिडीज हैं। हमने उन चीजों को एड्रेस करना है। हमने अपने देखना है कि हमारा टैक्स कैसे बढ़ सकता है, और उसके लिए एक सिंपल सी बात बताता हूं कि जो रिटेल सेक्टर है उसमें अगर हम ट्रैक एंड ट्रेस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी और उन्होंने 7 लाख से 30 लाख तक उन्होंने टैक्स पेयर्स को बढ़ाया है, तो अगर आप उसमें ये देखें कि जो रिटेल सेक्टर है उसमें जो उनकी कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 20% है और उनके टैक्स के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो लेस देन 1% है। ये इतनी बड़ी डिस्पैरिटी है कि जो हमारा डायरेक्ट टैक्सेशन को वो कर रही है। फिर हमारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे टोबैको हो गई, जैसे ये अर्बन लैंड रिफॉर्म्स हो गए, ये वो है जहां पे हमारे टैक्स एवेजन 80% तक है। उसमें ट्रांसपोर्ट वाले हो गए, इन जगहों पे हमारा बहुत बड़ा टैक्स एवेजन हो रहा है, ऑलमोस्ट 80% तक हो रहा है। तो ये ट्रांसपोर्टर इस किस्म की चीजों को और छोटी कंपनीज को। अच्छा, फिर एक और बड़ा मसला है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन लोगों ने अपने पैसे जो है वो रादर देन पाकिस्तान के स्टेट बैंक के साथ या नेशनल बैंक के साथ वो उसमें वो करे, उन लोगों ने प्राइवेट बैंकों में रखा हुआ है और ये ट्रिलियंस ऑफ है, खरबों रुपए हैं। तो अगर हम को इन प्राइवेट बैंकों से निकाल ले, क्योंकि पैसे तो प्राइवेट बैंक बना रहे हैं, अगर निकाल के हम गवर्नमेंट के सेक्टर में या गवर्नमेंट बैंकों में डाल दें तो उसका फायदा गवर्नमेंट को होगा प्लस आपको हो जाएगा। फिर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखिए। ओवरऑल प्रॉब्लम यह है कि हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम हमारा गलत है। हम लोगों ने 18th अमेंडमेंट के बाद हम लोगों ने रिडंडेंसीज के ऊपर जो फेडरल में है उसको एड्रेस नहीं किया। हमारी सारी मिनिस्ट्रियां मेन चली गई है प्रोविंसेस में, लेकिन हमारी फेडरल मिनिस्ट्री उसी बात की फेडरल मिनिस्ट्री भी बढ़ गई है। हम लोगों ने अपने जो नेशनल इदारे हैं उनके अंदर पॉलिटिकल भर्तियों की वजह से पीआईए के अंदर जहां 2 हमें लोग चाहिए थे वहां हमने 10 भर्ती किए हैं। अच्छा, पीटीआई वाहिद वो इस वक्त ये गवर्नमेंट आई थी जिसने इन इदारों में से लोगों को छांटी करके कम किया है। कोई 5-10 हजार लोगों को 5,000 के करीब हम लोगों ने पीआईए से निकाला है। हम लोगों ने इसी तरीके से बाकी उन इदारों से लोगों को निकाला जो पॉलिटिकली उनको किए थे। होता देखिए, इलेक्शंस एक पॉलिटिकल उसमें यस इलेक्शंस मेन हल है। इलेक्शंस क्यों हल है? इलेक्शन इसलिए हल है कि इलेक्शन से स्टेबिलिटी आती है। दुनिया मतलब जो उस मुल्क में है वो एक स्टेबिलिटी आती है। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी। फाइनेंस इस तरह होता है, फाइनेंस उन परिंदों उन कबूतरों की तरह होता है कि जिसको आपने दाना डालना होता है, थोड़ा सा शोर होगा सारे कबूतर उड़ जाएंगे। ऑलराइट, तो आपने ऑलराइट, फिर मुझे ये बताएं, अगर तो हुमायूं साहब इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में इलेक्शन के मामला रूनुमा होते हैं, तो क्या पीटीआई की तैयारियां मुकम्मल हैं? पीटीआई तो पिछले 6 महीनों से हमारा पिछले 1 साल से मुतालबा किया है, सिर्फ एक ही तो मुतालबा है कि यहाँ पे आप क्या करें, ये इलेक्शंस कराएं, फ्री और फेयर इलेक्शंस कराएं। और आज हम ये कहते हैं कि आप बेशक अनफेयर इलेक्शंस करा लें, हम तब जीतेंगे। मतलब आप ये अनफेयर इलेक्शन, व्हाट डज इट मीन? सॉरी,
अनफेयर इलेक्शन, व्हाट डज इट मीन? अनफेयर इलेक्शंस का मतलब है, हम कहते हैं आप जो मर्जी तरीका कर लो, जीतेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपके मौकफ से अगर मैं इत्तेफाक भी कर लूं कि आपने कहा कि हम तो पिछले एक साल से यही कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन इस एक साल के दरमियान पीटीआई ने काफ़ी उतार चढ़ाव भी तो देखे हैं ना। और चूंकि आपकी जमात के अच्छे खासे अच्छे खिलाड़ी, मंजे हुए खिलाड़ी भी आपकी जमात को खैराबाद कह गए, क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इलेक्शन में आप लोगों को? देखिए, इस तरह है कि अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है। अच्छा यह हुआ है कि इतनी सी बात पे चलो अच्छा हुआ, कुछ लोग पहचाने गए। नंबर 2, ये जो छांटी हुई है ना, ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी मदद की है। और वो सारे, मेरी नजर में वो सारे कमजोर दिल हजरात या मुनाफिकीन वो हमसे निकल गए। अब पीछे जो रह गया वो सॉलिड मैटर जिसे कहते हैं ना, जब आप वेट करते हैं तो उसमें मैस होता है, जो असल मैटर होता है, जो मेन स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो चीज बीच में आ गई। अब वो खाली मेन वाले लोग रह गए, ठीक है। अब रह जाती है बात वोट। वोट मेरा नहीं है, वोट इनमें से किसी का नहीं। जहांगीर तरीन का कोई वोट नहीं। अगर जहांगीर तरीन का वोट होता तो वो मुशर्रफ के बाद कम से कम 2-3 दफा जीता होता, वो सारा था। अलीम खान मुशर्रफ के जमाने में बाय इलेक्शंस जीता था, वरना वो सारे इलेक्शंस हारा हुआ था। तो इनके कोई वोट नहीं है। ऑन चौधरी की कोई एज अ पॉलिटिकल लीडरशिप ही डज नॉट हैव एनी स्टैंड। अब उसमें बाकी जो लोग आगे, इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिनको ऑलरेडी पीटीआई ने कह दिया था कि हम आपको इस दफा की टिकट नहीं देंगे, तो दे वर नॉन टिकट होल्डर्स। बाज गए, उनके ऊपर प्रेशर है। लेकिन वोट किसका है? वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का है, इमरान खान। आपके सामने अगर कोई कैमरामैन खड़ा है, अगर वो उसको टिकट दे देंगे, वो जीत जाएगा। दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। चलें ठीक है, लेकिन हुमायूं साहब, अगर इलेक्शन से कबल इमरान खान की गिरफ्तारी अगर मुमकिन हो जाती है, फिर क्या होगा इलेक्शन के नताइज? यही हो, नताइज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखिए, इसका याद रखिए कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, इमरान खान अगर चेयरमैन को आप लोग नाम नहीं ले सकते, आजकल मीडिया में सारे डरते हैं, उसके नाम से भी डरते हैं। हाँ, तो मैं ले चुकी हूँ हुमायूं साहब, मैं ले चुकी हूँ, आगे बताएं। तो उसमें यह है कि अगर उसको वो डिस्क्वालीफाई भी करते हैं और इम्प्रिजनमेंट भी करते हैं, जीतेगी तहरीके इंसाफ। अगर ये तहरीके इंसाफ को डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं, जैसे ऑन चौधरी ने गलत तरीका, उसको तरीका भी नहीं पता था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं डिस्क्वालीफाई करने के लिए, हालांकि उसका प्रोसेस कुछ और है। तो अगर वो भी कर लेते हैं, तो जैसे भुट्टो ने एनएपी को डिस्क्वालीफाई किया था और खत्म कर दिया था, पार्टी को बैन कर दिया था, एएनपी, वो एनएपी से एएनपी बन गई थी। इसके बाद ये 80 की दिहाई में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को पूरी कोशिश की कि उसको बैन कर दे, नहीं हो सकता। ये सारी चीजें नहीं हो सकती। तो और नाम बदल के भी आ सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद तहरीक इंसाफ पाकिस्तान हो सकता है। तो इट डजंट मैटर, ठीक है। फिर ये तो जब तक ये सारी चीजें हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि ये जाएं तो केड़े पासे जाएं। नई सियासी जमात का मुस्तकबिल आप कुछ नहीं देखते, इसका मतलब? देखिए, ये नई सियासी जमात बेसिकली वो जैसे कहते हैं ना, टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, और उसको आप वहां पे आर्टिफिशियली जो आईवीएफ के नाम से होता है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मींस कि आप टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करते हैं, फिर उसको एक माँ के उसमें डाल देते हैं, और ये अभी पैदा हुआ है, ये तो अभी इसका तो आपने अम्बिलिकल कॉर्ड भी नहीं काटा, अभी भी इसका सारा खून जो इसके अंदर जो चीज आ रही है, वो अभी भी माँ से ही आ रही है। अभी तो ये इस काबिल भी नहीं है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। तो मेरे तो लिहाज से आप ये तकरीबन स्टिल बर्थ के लिहाज से, जैसे बच्चों की होती है ना, वो स्टिल बर्थ हो जाते हैं, तो ये वो वाली चीज है, स्टिल बर्थ वाली चीज है। तो आई डोंट थिंक सो कि दे विल सर्वाइव अंटिल अनलेस आप इसको फिर आर्टिफिशियली आप इसको वेंटिलेटर पे भी डाल दे, इसको एक्स्ट्रा खून भी दे, इसको एक्स्ट्रा सारी चीजें दे, तब भी ये मुश्किल है कि ये अपने इन्फेंट स्टेज से आगे निकले। चलें ठीक है हुमायूं साहब, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये कि वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी नाअहल हो चुके हैं। इससे पहले देखा ही गया कि तहरीक इंसाफ की जानिब से वजीर आजम आज़ाद जम्मू कश्मीर भी नाअहल हो चुके हैं। तो ये तो आप लोगों के बंदे ही नाअहल एक तरफ हुए जा रहे हैं, दूसरी जमात में छोड़कर आप लोगों को जा रहे हैं। तो ये क्या मैसेज क्या देता है इस वक्त आवाम को?
देखिए ये चीजें होती रहती हैं। अगर वजीर आला जो है वो नाअहल हो गए या उनके खिलाफ वो अदम एतमाद भी आ गया और वो वहां से, ठीक है, अदम एतमाद में ये कि नंबर हमारे ज्यादा है, लेकिन अगर आप फिर हिस्ट्री, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें, ठीक है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री है कि भुट्टो के जमाने में 160 सीटों वाली जमात को आप लोगों ने बाहर कर दिया था, 80 सीटों वाली जमात अंदर आ गई थी। अभी आपने सिंध में देखा है कि जिनके पास ज्यादा नंबर हैं वो बाहर निकल गए, जिनके पास कम नंबर है वो है। और अभी आप गिलगित बल्तिस्तान में भी यही देखेंगे, यही खरीदो फरोख्त होगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये खरीदो फरोख्त का कल्चर भी 1983 के बाद स्टार्ट हुआ है। 1983 के बाद 1985-87 में छांगा मांगा में हमने देखा था कि क्या हुआ था। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने मरी का भी देखा है क्या हुआ है। ये जो पैसा चलना शुरू हो गया है, और उसके बाद फिर जितने अच्छे अच्छे प्लेयर थे जो पैसों के ऊपर करते थे, और उसमें आसिफ अली जरदारी साहब का सारे लोग कहते हैं बहुत अच्छा वो है, वो बेसिकली ही अंडरस्टैंड। उसने पाकिस्तान की सियासत को करप्ट कर दिया है, हमारी पूरी अवाम को करप्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, सेनेट की सीट को हम बेचते हैं, उसमें पैसा डालते हैं, हम इलेक्शन में बहुत ज्यादा पैसे डालते हैं, और जब मैं सेनेट की सीट खरीदूंगा तो आपका क्या ख्याल है मैं क्या करूंगा? अगले 6 साल में क्या करूंगा? मैं अगले 6 साल ये पैसे भी वापस लूंगा, और मुझे चेक करना होगा कि 6 साल बाद कितनी महंगाई होगी। लेकिन ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा, आई थिंक ये बिल्कुल चलता रहेगा। इसी वजह से तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने पिछले 3 सालों में हर दफा ये कोशिश की थी कि इस किस्म की ये छुप के वोटिंग होती है ना, उसको चेंज किया जाए। चाहे उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी पड़े, लेकिन ओपनली खड़े होकर कहें कि मैं इसको वोट दे रहा हूं। ये छुप के ना करें। ये छुप के काम करने वाली चीजें होती हैं, ये आम तौर पे ये बेईमानी की तरफ लेकर जाती है। आप अपने अगर कोई गलत काम करते हैं माँ बाप से छुप के करते हैं, अगर कोई सही काम करते हैं माँ बाप के सामने करते हैं। तो हम क्यों ना वो वोटिंग सिस्टम लेकर आए जो सामने हो। हाँ, जनरल पब्लिक के लिए जो जनरल इलेक्शंस हैं वो अपनी जगह है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की वोटिंग ओपन करें, सेनेट की वोटिंग ओपन करें। बाकी इस किस्म की चीजें जो जो जिसमें आपको मुख्तलिफ चेयरमैन की वो है, स्पीकर की है, इनको ओपन करें। पता चले कि मुनाफिकीन कौन है, पता चले कि पैसे वाले कौन, बिकने वाले कौन है, पता चले कि जेन्युइन लोग कौन है। एंड फिर हम सबको उन जेन्युइन लोगों को प्रमोट करना चाहिए, और इन पैसे वालों को, जो कि पैसे वाले आकर बैठ गए, इन लोगों से जान छुड़वानी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वाई साहब इट्स वेरी डिफिकल्ट कि ये मामलात ऐसे मंजर यहाँ पर इस तरीके से पेश आए। लास्ट में मुझे बताइएगा, पीटीएम मींस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, बट इन द स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम यू सेड पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट। हाँ, ये पीडीएम स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट, नॉट पाकिस्तान। इनमें से डेमोक्रेटिक है कौन? क्या मौलाना फजलुर रहमान डेमोक्रेटिक है? डेमोक्रेटिक होता है तो उसका बेटा, उसका भाई, उसका भतीजा, उसका भांजा अगर डेमोक्रेटिक होता है, नो मियां नवाज शरीफ, उसका भाई, उसका भांजा, उसकी बेटी, उसका समधी, उसका फलाना अगर डेमोक्रेटिक होता तो फिर आसिफ अली जरदारी, उसकी बहन, उसका बेटा, उसके अभी आसिफा को उन्होंने डाल दिया। अफसोस मुझे इस बात का होता है कि ताज हैदर साहब जैसे, और ये इतना जेन्युइन आदमी है ताज हैदर, और ये पहले भुट्टो के पीछे खड़ा था, फिर ये बेनजीर के पीछे खड़ा था, फिर जरदारी के पीछे खड़ा हुआ है, अब बिलावल के पीछे खड़ा होगा, फिर आसमा के पीछे खड़ा होगा। मुझे उस चीज पे वो आती है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने पाकिस्तान की सियासत बदल दी है। पाकिस्तान की सियासत जो है वो इशू वाइज कर दिया। पाकिस्तान की सियासत में ये फैमिली पॉलिटिक्स, जो बेसिकली इन लोगों ने एक किस्म का विद इन पॉलिटिक्स, विद इन अपनी उसमें डिक्टेटरशिप लेकर आए हुए, कि जब तक आपके अंदर वो खून नहीं है आप हो ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते, जो मर्जी कर ले। कमर जमान कायरा सिर्फ मिनिस्टर की हद तक रह सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता है, वहां पे पर जल जाएंगे उसके आपके। और इस वजह से इन्होंने बहुत बड़े बड़े नाम खो दिए हैं। चौधरी एतजाज एहसन क्यों छोड़ गया है? वो बिलावल के पीछे नहीं खड़ा हो सकता। बिलावल उसको क्या सिखाएगा? आपका जो चौधरी निसार था, और ये अभी शायद खाकान अब्बासी, इतने बड़े इतने जबरदस्त लोग थे, ये क्यों छोड़ गए पीएमएलएन? क्योंकि ये मरियम सफदर के पीछे नहीं खड़े हो सकते। उनको पता है कि ये उनको क्या सिखाएगी। लेकिन बाकी लोग हैं जो खड़े हो जाएंगे, बाकी लोग हैं जिनकी जो उनकी जो
क्या कह सकते हैं रिक्वायरमेंट है, वो है कि वो पॉलिटिक्स में रहें। उनकी रिक्वायरमेंट सेल्फ एस्टीम नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और चीज है, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट लेकर बस चल पड़ते हैं। और अब क्या हो रहा है, एक तरफ एक बंदा खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ ये सारे हैं। और अगर आप कभी जंगल में जाएं, जो आजकल जंगल में कानून है, तो क्या होता है, एक तरफ शेर होता है, बाकी तरफ 15-20 लकड़ पकड़ होते हैं। तो बेसिकली अब वही हो रहा है यहाँ पे। चलें ठीक है हुमायूं साहब, आई गॉट योर पॉइंट। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। नाज़रीन, चूंकि प्रोग्राम में आज हमने बात की IMF डील से क्या पाकिस्तान की जो मईशत है वो संभल जाएगी, क्या महंगाई का जो एक जिन है वो काबू में आ जाएगा, या फिर अगर बात करें इलेक्शन की तो क्या तमाम जमातों की तैयारियां मुकम्मल हैं। नई सियासी जमात IPP भी चूंकि सामने मंजराम पर आ चुकी है, तो क्या इनकी तैयारी कुछ मुकम्मल है, ये क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर आज हमने बात की। In the end of program, I just want to say that everything is possible, nothing is impossible. Just the word impossible is impossible. Otherwise yourself, अच्छे काम करें अच्छे नीयत के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।